सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी मॉलिक्यूल गेट फाउंड। दिस एरोबिक रेस्पिरेशन गेट डिवाइड इनटू 4 स्टेप्स। आपको चारों स्टेप के नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस विच ऑकर इन साइटोप्लाज्म, और बाकी के जो तीनों स्टेप है हमारे एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, ये तीनों स्टेप ऑकर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। In the case of acetylation, this pyruvic acid will get converted into acetyl coenzyme A. In the case of Krebs cycle, this acetyl coenzyme A will form the molecules like NADH2 and FADH2. And in the case of ETC, this NADH2 and FADH2 will get converted into ATP. Now, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about the process of energy production and the process of energy production through lipids, carbohydrate and protein. अब ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, हमको मालूम है ऑल द थ्री आर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूट्रिशन। फूड के अंदर ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, और जब भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये जो लिपिड है इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। सो ये लिपिड जो है, ये जब ब्रेक डाउन होगा इट विल गेट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। उसी तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, एंड दिस प्रोटीन विल गेट कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। नाउ दिस molecules like fatty acid, pyruvic acid and amino acid will get convert into acetyl coenzyme A. मतलब ये तीनों ही मॉलिक्यूल will get convert into acetyl coenzyme A. मतलब acetylation is a common step for all these three molecules. मतलब फैटी एसिड भी कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में, पायरुविक भी कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ अमीनो एसिड भी कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो इन्वॉल्व होगा क्रेब्स साइकिल में, और ये क्रेब्स साइकिल की वजह से फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और एनर्जी का। सो जनरली ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है एरोबिक प्रोसेस में वो इस तरीके से होता है। मतलब दिस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, पहला जो होगा दे विल गेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A विल गेट इन्वॉल्वड इन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद एनर्जी प्रोडक्शन होगा। इज एनएरोबिक respiration. हम लोग ने पढ़ा that aerobic respiration get divided into 4 steps, but this anaerobic respiration get divided into 2 steps. First step जो होता है वो होता है glycolysis, और second step जो होता है that is called fermentation. Glycolysis is a common for both aerobic as well as anaerobic respiration. मतलब glycolysis का definition आपको ऑलरेडी पता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज will get convert into pyruvate. Now अब अगर हम anaerobic respiration के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो जनरली ये जो पायरुवेट बना है, इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट anaerobic respiration. और अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, और इट विल गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. सो द प्रोसेस इन विच दिस पायरुवेट विल गेट कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. तो इसका पूरा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. इट इज अ प्रोसेस in which pyruvate get convert into organic acid or alcohol with the help of some enzymes. That process is called as fermentation. Now generally aerobic and anaerobic respiration में एक जो बहुत बड़ा हमको फर्क समझ में आता है, in the case of anaerobic respiration जो ATP molecules बनते हैं
वो बहुत कम बनते हैं कंपेयर टू एरोबिक। ऐसा क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज विल गेट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज पूरे तरीके से टूट जाता है। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज पूरे तरीके से नहीं टूटता है, और वो जब नहीं टूटता है तो बहुत ही कम एनर्जी बनाता है। इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, while in the case of aerobic हमने पढ़ा है टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है एनर्जी प्रोडक्शन में इन द केस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो हमारा जस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पहले देखा, और उसके बाद हमने देखा अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन।